जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम आपके चैप्टर नंबर 10 को फर्दर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 था आपका लीडरशिप बीइंग एन इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर। जो एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, उसमें जो किसी भी प्रोजेक्ट के टाइम पे दो स्किल्स जो हैं उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक मैनेजिंग की और एक लीडिंग की। ठीक हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन दोनों की काफ़ी कोरिलेट हो रही होती हैं आपस में, बट मेनली देखा जाए तो यही दो चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ा सा सेपरेट भी करते हैं और थोड़ा सा कोरिलेट भी कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम एक अच्छे पीएम की बात करें, प्रोजेक्ट मैनेजर की, तो उसको पूरा प्रोजेक्ट जो है वो प्लान करना होता है और उसके ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, उसका स्कोप डिज़ाइन करना होता है, ये सारी चीज़ें उसने ही करनी होती हैं। ठीक है। फिर वो जो रिजल्ट्स होते हैं उनको मॉनिटर करता है। आप जो हैं एक रिपोर्ट जब डेवलप करते हैं, जिस टाइम आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ठीक है, जब आप अपने गोल सेट करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि हम इस स्टेप पे इतना इतना अचीव करेंगे, तो उसके बाद जब आप काम मतलब स्टार्ट करते हैं तो फिर आप उसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। जब आप कंपैरिजन करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि जो प्रोजेक्टेड हमारी सक्सेस थी वो क्या थी और जो हमारी एक्चुअल सक्सेस है वो क्या है। इन दोनों को हम फिर कंपेयर करते हैं, फिर हम रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं कि हम अच्छे जा रहे हैं, बुरे जा रहे हैं या नॉर्मल जा रहे हैं, जिस तरह पे भी है। ठीक है। तो फिर जो अच्छा पीएम होता है उसको राइट डिसीजंस भी लेने होते हैं उस मौके पे, सिचुएशंस के हिसाब से। ठीक हो गया कि क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, उस हिसाब से फिर वो करता है। फिर ये उसी की मैनेजिंग स्किल्स ही होती हैं कि वो किस तरह से जो काम है, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो उनको चंक्स में डिवाइड करे। ठीक है। उनको स्प्लिट करे, उनको क्रैश करे कि किस तरह से करना है, किस एक्टिविटी को कितना टाइम देना है, किस एक्टिविटी पे कितना टाइम लग सकता है। ठीक है। रियलिस्टिक होकर सोचे। आपको याद होगा कि क्रैशिंग टाइम पे मैंने आपको एक बात बोली थी कि रियलिस्टिक किस्म की होनी चाहिए। ठीक है। उसको देख के करना चाहिए कि वो काम हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दी थी, लेट्स सी कि आप में से किसने की है। तो इस पे ये है कि आप जो है वो लॉजिकल टाइप की क्रैशिंग करें इसकी एक्टिविटीज़ को। फिर ये है कि फैसिलिटेट टीम मेंबर्स, आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनकी चीज़ों की, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। ठीक है। अगर कोई टेक्निकल इशू क्रिएट हो जाता है या कोई एक ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, लाइक अगर आपकी फर्म में जनरेटर ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो ये जो है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो आप लोगों को इसके जो है ना ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करके दे कि क्या हम कर सकते हैं, लाइक यूपीएस या जो भी एग्जांपल इसमें आप इसमें सेट कर लें, सोलर पैनल लगा लें, यूपीएस लगा लें या कुछ भी कर ले, इस तरह की। ये डिपेंड करता है, बट ये है कि उसको फैसिलिटेट करना है। फिर ये है कि अगर किसी एक टीम मेंबर को कोई ऐसी चीज़ चाहिए, जैसे अगर कोई बंदा है जो मोबाइल ऐप्स बनाती है एक फर्म, ठीक है, और उनके पास समझ लें कि जो प्रोग्रामर्स हैं वो समझ लें कोई 15 हैं, बट उनके पास मोबाइल्स 3 से 4 हैं जो टेस्टिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है। तो वो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर की जो है जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा जो है वो मोबाइल्स क्रिएट करे, उन सब के लिए उनको प्रोवाइड करे ताकि काम कर सके। ठीक है। लीडिंग की हम बात करते हैं। लीडिंग में ये है कि जो प्रोजेक्ट है वो उसको जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट को ट्रैक पे रखे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट भी हो जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट करे कि वो प्रोजेक्ट जो है वो आपका हमेशा ट्रैक पे रहे। ठीक है। अगर डिरेल ना हो, ठीक है, वो रुके ना, वो चलता रहे। ठीक है। ये एक इफेक्टिव जो है इसकी निशानी होती है। इसको प्रॉपरली लीड किया जाए, इसी तरीके से किया जाए कि वो आपका अपनी जगह से ना हिले प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। फिर अगर कोई चेंज आती है कोई चीज़ में, तो इनिशिएट ले सके। ठीक है। इनिशिएट कर सके, उसको स्टार्ट कर सके और उसको
ओन करे उस चीज़ को। जैसे यूजली ऐसा होता है टेक्नोलॉजी है जिस तरह से वो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। तो आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी एक लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक गाड़ियाँ डिज़ाइन करने का मेरा प्रोजेक्ट था, ठीक है, मैं गाड़ियाँ डिज़ाइन कर रहा हूँ बट अब मैं अपने जिस मॉडल पे काम कर रहा हूँ, अब देखता हूँ कि मार्केट में और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट चीज़ आ गई है या बैटरी पे गाड़ियाँ आ गई हैं, तो मैं उस चीज़ को या तो इनिशिएट भी कर सकता हूँ कि खुद सोचूं फिर मैं उसको अप्लाई करूँ, या मैं अगर देखूँ कि बाकी मार्केट में लोग कर रहे हैं जैसे टेस्ला वगैरह, तो फिर मैं उस चीज़ को करूँ, ठीक है। जिसमें एक और भी है कि हमारे अंदर ना अडेप्टिव क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अडेप्ट का मतलब होता है चेंजेबल, ठीक है। तो अडेप्टिव क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंजिंग आ सकती हैं, तो फिर आप जो है अडेप्ट कर सकें चीज़ों को, स्ट्रेटजीज अडेप्ट कर सकें, ठीक है। मोटिवेशन ये लीडिंग में आती है। मोटिवेशन अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेशन, दोनों चीज़ें, ठीक है, ये आपकी लीडिंग में आती है। और इंटीग्रेट टीम्स एंड रिसोर्सेज, ये है कि आप जो है जो टीम्स हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप ना रहे, इनको साथ रखने के लिए, इनके साथ बातचीत करने के लिए, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन के लिए, जितनी भी टीम्स हैं इनके हर तरह का रिलेशनशिप, तो ये है कि ये लीडर का काम है कि ये इसको अच्छे तरीके से साथ लेके चले। फिर हम बात करेंगे कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं प्रोजेक्ट में, एक प्रोजेक्ट के जो सिंपल डेफिनेशन है ना जो स्टेक होल्डर की, जो हम मैनेजमेंट साइंसेज में पढ़ते हैं, वो ये होती है कि एक चीज़ के, एक प्रोडक्ट के, एक फर्म के स्टार्ट होने से लेके उसके आखिरी कस्टमर तक जो भी चीज़ है ना, जो भी उसमें चीज़ इन्वॉल्व है, जो बंदा इन्वॉल्व है, वो सारे स्टेक होल्डर्स में आते हैं। स्टेक होल्डर में यानी समझ लें कि CEO भी आएगा, ठीक है, उस फर्म का एक चौकीदार भी आएगा, ठीक है, उस गार्ड के बाद वो कोई प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं जो टीम मेंबर्स, वो भी इंक्लूड हैं, वो प्रोडक्ट बाहर निकलती है, सप्लाई चेन वाले गाड़ी में डालते हैं उसको कंपनी से उठा के और दुकानों तक पहुंचाते हैं, वो भी आएगा सप्लाई चेन वाला बंदा। जो आपके चीज़ बेच रहा है होलसेल से रिटेलर को, यानी कि एक बड़ी दुकान से जहाँ होलसेल का काम होता है वहाँ से जो है काम जनरल स्टोर पे जा रही है, तो ये होलसेल वाला बंदा भी इसमें स्टेक होल्डर में आता है। फिर आपका अगर जो बंदा बेच रहा है, जैसे जनरल स्टोर वगैरह हैं, छोटे करियाने वगैरह जिनको कहते हैं हम, वो वाला बंदा वो भी स्टेक होल्डर में आता है। और फिर जो कंज्यूमर होता है, ठीक है, वो चाहे 1 साल का हो या 1 महीने का हो या 100 साल का हो, जो भी हो, वो भी आपका कस्टमर जो है उसमें आता है स्टेक होल्डर में। जो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक डेफिनेशन है स्टेक होल्डर्स की। प्रोजेक्ट के मतलब हम बात करते हैं, जिस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट का चैप्टर है, तो इसमें प्रोजेक्ट टीम जो है ये आपकी एक स्टेक होल्डर्स में आती है। आपकी जो टीम मेंबर्स हैं, जितने भी जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहा है, बेशक सीनियर है, बेशक जूनियर है, बेशक लीड कर रहा है, बेशक वहाँ पे वो किसी भी तरह की फैसिलिटेशन दे रहा है, वो आपका टीम मेंबर है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टीम का हर एक बंदा जो है वो स्टेक होल्डर है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, ठीक है, अगर आपने उन प्रोजेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट बहुत मेगा प्रोजेक्ट है उसको प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है, उसकी स्प्लिटिंग की है और हर एक को एक अलग प्रोजेक्ट बना के दिए, तो जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो आपके स्टेक होल्डर की डेफिनेशन में आते हैं, इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी सपोर्ट होती है, ह्यूमन रिसोर्स होगी और इस तरह के जितने भी हो गए हैं, जो आपके सारे की सारी स्केजुलिंग, इस तरह की मतलब इंफॉर्मेशन जैसे आपकी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट आपको आइडिया हो गई कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे वो ऑफिस है जहाँ पे अंजुम साहब वगैरह जो है सारी एग्जाम्पल वो चीज़ें मतलब लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं टाइम के हिसाब से। नीचे आपके जो लोग टेबल पे बैठते हैं जहाँ पे वो टाइम टेबल वगैरह लगता है, वो सारा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में आता है, ठीक है, ये सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में आते हैं। फंक्शनल मैनेजर्स, आपको याद होगा कि आपका एक चैप्टर भी था जिसमें हमने पढ़ा था कि एक फंक्शनल मैट्रिक्स होती है और एक आपकी एक फंक्शनल हायरार्की होती है, एक मैट्रिक्स हायरार्की होती है। तो ये जितने भी आपके मैनेजर्स आते हैं फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं आपके, लाइक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, HR मैनेजर, ये सारे फंक्शनल जिस तरह से होते हैं।
तो ये आपके जिस तरह से होते हैं, ये सारे आपके उसमें आ जाते हैं, स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं। आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है किसी एक प्रोजेक्ट की, लाइक के एक फर्म है वो कहती है कि आपने एक बोइंग है फर्स्ट करें, जो बोइंग 747 या 707 जो जहाज़ बनाती है, वो कहते हैं कि हम जो है गाड़ी भी बनाते हैं, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट है ये गाड़ी बनाना, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट वाले जो हैं वो प्रोजेक्ट टीम है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने इनको कहा था ये काम करने का, यानी इनका सीईओ वगैरह, ये सारे आपके टॉप मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो नॉट नेसेसरी, ये याद रखिएगा कि टॉप मैनेजर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, नॉट नेसेसरी कि वही सीईओ हो, वो नीचे का भी कोई हो सकता है। तो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट की मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया कि टॉप मैनेजमेंट उसके ऊपर वाला कोई एक और होगा बंदा, तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट एक बंदे को दे देगा, वो फिर इस तरह से करेगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी आपकी स्टेक होल्डर में आती है। फिर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स का आपको पता ही होगा कि कौन होते हैं, जो आपके जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उसके पैसे दे रहे होते हैं। स्पॉन्सर वही होता है जो आपको किसी भी काम के पैसा दे रहा होता है, ठीक है। तो अगर ये है कि बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हम काम करना चाह रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास आइडिया है, बट हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, यानी हमारे पास पैसे नहीं है, हमें कोई बंदा स्पॉन्सर करे, हमें पैसे दे, हम काम कर सकते हैं। आपके पास फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बहुत अच्छी इसकी एग्जाम्पल है कि आपका फ़र्ज़ करने के किसी एक बंदे का प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा कोई आ जाता है, ठीक है, और लोग उसको देख के बड़े खुश होते हैं, ठीक है, लोग अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हैं। वो कहता है कि अब मैं ये काम करना चाहता हूँ, पब्लिकली लोगों को ये चीज़ देना चाहता हूँ, मार्केट करना चाहता हूँ, बट आई डोंट हैव मच मनी, तो मैं क्या करूँ, तो मुझे स्पॉन्सर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो इन्वेस्टर्स ढूंढेगा, और वो भी जो भी है, ठीक है। तो जितने भी आपके ये स्पॉन्सर्स होते हैं ये भी आपके स्टेक होल्डर्स में आते हैं। फिर आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो आपका घर बनाते हैं, उसमें आपने एक बड़ा टर्म सुना होगा, जो ठेकेदार होता है, बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो हर चीज़ पे हर अलग कॉन्ट्रैक्टर की अलग डेफिनेशन हो सकती है, बट जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये आपके स्टेक होल्डर्स में आते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं आपकी, ये आपके इसमें आ जाती हैं। आपकी बुक की एग्जांपल जो है उसमें वो ये कहता है कि फ़र्ज़ करने के आपको कोई मेडिसिन आपने ये करनी है, जैसे आजकल का कोरोना का है, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट एजेंसी भी इन्वॉल्व होगी कि सही तरीके से पहुँचे, बराबर पहुँचे, ठीक तरीके से पहुँचे, कोई उसमें कोई हेंकी पेंकी ना हो, उसको कोई सैबोटाज ना करे, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, लाइक अगर जैसे पीएसएल थी, पीएसएल के लिए जब पाकिस्तान में उनके मैचेस कराए थे, तो मैचेस के दौरान उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सिक्योरिटी के लिए एक टाइम पर उन्होंने कोई प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, और आर्मी वाले भी बाकायदा इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो ये जो आपकी है इसमें गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व थी। तो जब गवर्नमेंट एजेंसी इस तरह से इन्वॉल्व होती है तो वो भी स्टेक होल्डर्स में आ जाती है, ठीक है। फिर है कि अदर ऑर्गेनाइजेशंस, आप अगर कोई प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं किसी एक और को, ठीक है, बहुत मेगा प्रोजेक्ट है, तो आप किसी एक छोटी फर्म को आउटसोर्स कर रहे हैं। लाइक अगर मेरा डेंटिस्ट्री का काम है, मैं डेंटिस्ट हूँ फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें जिन्हें खुद काफ़ी हद तक मैनेज कर लेता हूँ, अपनी परचेजिंग खुद कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन यह है कि मैं वेबसाइट नहीं बिल्ड कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी इस तरह की एक्सपर्टीज़ है ही नहीं, तो मैंने किसी फर्म को दे दी, तो वो फर्म जो है बेसिकली इस तरह की जो अदर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है, तो वो है। और कस्टमर्स का मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि कस्टमर जो होता है वो एंड यूज़र जो होता है वो आपका कस्टमर होता है, वो भी आपका स्टेक होल्डर में आता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि एक इफेक्टिव जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या इफेक्टिव लीडर जो है उसका वो लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल, ठीक हो गया। सॉरी, अब लीडिंग बाय एग्जाम्पल का ये है कि वो इस तरह से काम करे कि यू नो नज़र आए, ठीक हो गया। जैसे ये है कि हम कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, जिसमें यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, प्रायोरिटीज से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। प्रायोरिटीज में ये है कि देखिए मैं हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर और मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इस टाइम मेरे पास सेवरल प्रोजेक्ट्स हैं और ये प्रोजेक्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसमें हमें टर्नओवर यानी हमें जो पैसा मिलेगा बड़ा अच्छा रिटर्न है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और ये बड़ा वो है और ये क्लाइंट भी बहुत अच्छा है और हमें ये जल्दी काम करना है इस पर। बट मैं खुद ही ना शो करूँ उस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा टाइम देना, ठीक है, मैं इस पे बस इसकी रिपोर्ट जो आ रही है उसको भी मैं बस कोई ऐसे इतने गौर से ना देखूँ, बस उसको बस सो देखूँ उसको, ठीक है। तो अगर मैं उसको प्रायोरिटी नहीं दूंगा तो ज़ाहिर बात है फिर लोग भी यही समझेंगे
कि बस ये कोई शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप ना लीड बाय एग्जांपल में यही आता है कि जी यहाँ पे प्रायोरिटी आप उसको भी दें। अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करते हैं एथिक्स की, इसके पैरेलल जो है, ठीक है। इनमें कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, वैसे ही मैंने एथिक्स को कर लिया, कंफ्यूज ना होइएगा। एथिक्स है, एथिक्स में हम बात करते हैं कि हमारे किसी भी डिसीजन मेकिंग में कोई बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, या किसी बंदे के लिए कोई बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। हम जेंडर पे ना कोई इस तरह की बाइसनेस शो करें, ठीक है। हम किसी की खुदा ना खासा कोई डिसेबिलिटी है, हम उस पर ना कोई बाइसनेस शो करें, ठीक है। ये हमारे मोरल एथिक्स में आती है, एथिक्स में भी आती है कि हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें, हम उसको उसके रिलीजन पे ना इस तरह से काम की प्रायोरिटी दें, या कुछ इस तरह की कोई सिचुएशन में कुछ करें। तो हमें एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। तो एक लीडर को, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, उसको खुद अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। वो खुद स्टैंडर्ड सेट करेगा, अपने काम करके दिखाएगा, तो लोग ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से करेंगे फॉलो। कि अगर हमारा बॉस अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, तो वो खुद एक अच्छे मतलब दे रहा है, टाइम दे रहा है, जो भी है, तो फिर वो ये है कि इस हिसाब से एक उसका नज़र आ रहा है ना कि वो खुद भी एक परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। और फिर वो एक स्टैंडर्ड बनाएगा और उसको फिर मेंटेन करेगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई सिचुएशन किस तरह की हो जाती है, ठीक है, जाहिर बात है प्रोजेक्ट है, नॉन रिपीटेटिव काम ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम भी होते हैं, वो भी उसमें भी मतलब वो नोवेल टाइप की हो सकती है, वो न्यू हो सकती है। तो ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन में ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम पॉपअप करती है तो वो उसको सॉल्व करे, ठीक है, ना कि ये कि देखा जाएगा, नहीं, उसको बाकायदा सॉल्व करे प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। फिर बात करते हैं कोऑपरेशन की। कोऑपरेशन भी होना चाहिए। देखें, मुख्तलिफ टीम्स आपकी काम करेंगी, मुख्तलिफ लोग काम करेंगे, वो खुद लोगों के साथ मिलकर काम करेगा, तो वो सबके साथ मिल बैठे काम करे। ऐसा नहीं है कि वो जो है कम्युनिकेशन गैप हो, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जब होता है ना, तो प्रोजेक्ट्स या कोई भी काम हो वो वैसे ही स्लो हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं लोगों के। तो आपस में ये है कि कोऑपरेशन होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के लिए बात समझने की, दूसरे को समझाने की ये होनी चाहिए। अर्जेंसी, यानी कि थोड़ा सा उस चीज़ की तरफ अर्जेंसी होनी चाहिए, यानी थोड़ा सा स्पीड इसको कह लें, या थोड़ा सा रैपिडली काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके अपने अंदर होना चाहिए। आपको लाउजी नहीं होना चाहिए, आपको सुस्त नहीं होना चाहिए। सॉरी, स्लाइड चेंज हो गई थी। अच्छा, क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर, यहाँ पे हम बात करेंगे सिस्टम थिंकर होना चाहिए उसको, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर को, कि जो भी है आपकी जो आपका पूरा का पूरा फॉर्मल सिस्टम है, जो आपका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है, ठीक है, वो उसको समझता हो कि लोगों को कैसे कोऑपरेट कराना है, लोगों को कैसे उनके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कराना है, कितना क्या हिसाब रखना है, ठीक है, वो सिस्टम को समझे, सिस्टम को जानता हो, ठीक है। उसने मार्केटिंग करानी है, जो भी काम कराना है, उसको सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। पर्सनल इंटीग्रिटी यही होती है कि आप ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, साफ शफाफ टाइप के हो, ठीक है। आपकी अगर कोई आप ऑन करेंगे, कोई गलती हो जाती है खुदा न खास्ता आपसे, आप जो हैं वो बाइसेंस वगैरह ना शो करें, आप बड़े फॉर्मली सारी चीज़ें लेकर चलें इस तरह से, ठीक है, प्रोफेशनल वे में लेकर चलें। आप चीट ना करें, कोई आप किसी को धोखा ना दें किसी मामले में भी, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली आप उनकी जो वेजेस वगैरह हैं वो सारे डिस्पैच करें, जो भी है इसमें, ठीक है। तो ये है कि आपको साफ शफाफ होना चाहिए इसमें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव ये है कि हमें एक्शन से पहले ही जो है ना, खुदा ना खासा कोई बुरी चीज़ है तो हमें उससे पहले ही चीज़ें सोचनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था रिस्क का, 2-3 चैप्टर्स पिछला जो था, हमें चैप्टर नंबर 7 था आपका,
तो उसमें हम यही कहते हैं कि उसको प्रोएक्टिव होना चाहिए, यानी कि फोरकास्टिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, जो चीज़ें आगे होने वाली हैं वो उस हिसाब से उसको पहले से सोच के रखे। प्रोएक्टिव में ये है कि अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो वो उसको प्रोएक्टिव होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी के चेंज को फ़ौरन अडेप्ट करे। अगर वो आ जाती है मार्केट में तो उसको फ़ौरन जो है अपने साथ लेकर आए, क्योंकि अगर कंपेटिटर्स लेके चले जाएंगे तो ज़ाहिर बात है फिर वो मार्केट उठा लेंगे। फिर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके अंदर ना एम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है। एक सिंपैथी होती है, एक एम्पैथी होती है। सिंपैथी ये होती है जो हमदर्दी होती है, एम्पैथी ये होती है कि अगर हम उसकी जगह होते उस सिचुएशन में तो क्या करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना एक इस सेंस में देखा जाए कि थोड़ा सा वो जो है थोड़ी सी अपने अंदर इमोशंस को रखे। सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, सिचुएशन किसी बंदे के लिए कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं। जैसे आजकल आप देखें कि जो अभी सिचुएशन हुई है कोरोना की वजह से, तो ज़ाहिर बात है कि हम इतना पुश नहीं कर सकते स्टूडेंट को कि आप जो है वो अटेंडेंस वगैरह को फुली मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो हम वहाँ पे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी निकालते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इमोशन दोनों में हम एक ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं। तो वहाँ पे उनको फिर थोड़ा सा दे देते हैं कि चले अब हम प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ये कर रही है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा उनका इस सेंस में देखा जाए कि वो स्टूडेंट का ख्याल रखने के लिए कि फिर उसके रिकॉर्डेड वर्जन्स भी सेव रखने की ऑप्शन दे रही है कि हमने इंटरनेट पे रख दिए हैं, आप अगर अभी नहीं देख सकते आप बाद में देख लें, ठीक है। फिर ये है कि अगर किसी बच्चे के पास अभी वो नहीं है ऑप्शन कि वो इंटरनेट देख सके, जैसे आपके कुछ स्टूडेंट्स अगर होंगे रिमोट एरियाज़ में बिल्कुल ही जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत ही बुरी है, तो वहाँ पे ये है कि वो स्टूडेंट्स को डीवीडीज़ वगैरह फराहम कर रहे हैं, सीडीज़ वगैरह भेज रहे हैं राइट करके बंद करके। तो ये है कि आप इसमें आ जाती है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी यही होती है, इसी तरह की एग्जांपल जिस तरह से आपको मैंने पहले दी है कि थोड़ी सी आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है आपका जो ये इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर है, कि अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो बंदा थोड़ी सी सोच लेता है कि हाँ ठीक है कि कल अगर उसने 8 घंटे काम किया तो अगर आज सुबह वो 30 मिनट्स लेट आया है ऑफिस में, तो थोड़ा सा वो इस तरह के मामला में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहे, ठीक हो गया। फिर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए उसकी। उसने जो डेडलाइंस बोली हुई है ना लोगों को, वो उसको फिर ना मीट भी करे, ठीक है। अगले बंदों के साथ जो बात की हुई है वो खुद भी एग्जांपल सेट करे, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि वो पिछले दिन जो है बहुत ही हार्डकोर किस्म के काम करके आया अभी, ठीक है। वो 10-12 घंटे लगा के आया, ठीक है। आप ऐसे सिचुएशन में कह देते होते हैं कि आप जो है अगले बंदे को हाफ आवर का दे देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, बट ये है कि उसकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। कि वो कहता है कि वर्किंग आवर्स आपके 9 to 6 हैं, तो वो 9 to 6 को फॉलो करे, सुबह टाइमली आए काम करे, ठीक है। फिर ये है कि उसने जो कहा था कि मैं इतने बजे ये काम चीज़ जो है अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दूंगा, तो उस चीज़ को प्रॉपर्ली करें। जैसे आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो इसको प्रॉपर्ली टाइम मैनेजमेंट के साथ इसमें रखनी चाहिए। आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्किल जो है टाइम मैनेजमेंट की जो देनी चाहिए, वो देनी चाहिए आपके पेपर की। कि पेपर में आपके जो यूजली 3 आवर्स का होता है या 2 आवर्स 30 मिनट्स का होता है, उसमें आपके जो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन होते हैं, आपने उस पर अपने टाइम के अंदर मैनेज करना होता है कि आप हर क्वेश्चन पे कितना टाइम दें, किस टाइम के बाद अब आपको उससे ज़्यादा सवाल में टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखें। स्किलफुल पॉलिटिशियन होना चाहिए आपको, मैनेजर को, ठीक है। एक अच्छे, इसमें हम ये कहेंगे एक अच्छे पॉलिटिशियन, हम यूजली हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स को जो है वो बुरी नज़र से देखा जाता है, नॉट इन पाकिस्तान बट वर्ल्ड वाइड, इंडिया और बहुत सी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश हो गया, अमेरिका इवन खुद। तो लेकिन ये कि असल में जो पॉलिटिक्स की जो डेफिनेशन है वो इसमें नहीं आती है। उसमें ये होती है कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो और आपके अंदर निगोशिएशंस पावर होनी चाहिए, ठीक है। आप सिचुएशन के हिसाब से लोगों के साथ बात कर सकें, उनको निगोशिएट कर सकते हैं कि अपने पॉइंट को कुछ मनवा लें, कुछ अपने उसकी बात मान लें, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स में आती हैं चीज़ें, ठीक है। तो स्किलफुल पॉलिटिशियन होना चाहिए उसको। वो कहते हैं कि अफहाम और तफहीम का रास्ता निकालना चाहिए, तो ये बेसिकली इसमें ही आता है, ठीक है। और ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। अगर आप ऑप्टिमिस्ट नहीं है और अगर आप इसके बिल्कुल बरक्स हैं, तो फिर आप अपनी लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बड़ी ख़राब तरीके से मतलब ज़िंदगी गुजारेंगे। ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए आपको, अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए, अच्छे के हिसाब से ही सोच के अमल वगैरह करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये है कि आप हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहें और
बुरी चीज़ें हो जाती हैं, बट ये है कि आपको अपने अंदर की मोटिवेशन नहीं तोड़नी चाहिए कभी भी, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहें, ठीक है। इसमें सेल्फ मोटिवेटेड हो, सॉरी मैं एक आध पॉइंट रखना भूल गया कि सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए और दूसरे को भी मोटिवेट करना चाहिए उसमें, ठीक है। सिचुएशन कभी ख़राब हो भी जाए किसी एक मौके में, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस में अगर कोई एक अच्छी टीम हार जाती होती है, स्टिल वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, शाबाश करते हैं। तो ये इस सेंस में ही आता है कि आप ऑप्टिमिस्ट रहेंगे, नेक्स्ट टाइम आप कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। चलें, अभी के लिए चेक लेक्चर आपका इतना ही था। हम क्लास में इंशाल्लाह ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे, और आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा इंशाल्लाह। और कल आपसे जो है इस पर नेक्स्ट लेक्चर में सॉरी आपसे ज़रूर बात होगी इस पर इन डिटेल। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, अपना ख्याल रखिएगा।